जय हिंद दर्शकों। आपका एक बार फिर स्वागत है जीएसएन हिंदी में। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पे जो हर भारतीय नागरिक के जहन में है। आखिर हमारा चीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारे पिछले 4 साढ़े 4 सालों में रिश्ते इतने खराब हो गए और फिर अचानक 21 अक्टूबर इसी साल को बयान आया विदेश मंत्रालय से कि हमारा जो डिसएंगेजमेंट है शुरू हो गया है और हमें अब लग रहा है कि चीन और भारत के रिश्ते दोबारा अच्छे हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे। और आज मेरे शो पे एक बहुत ही विख्यात इंसान है, शख्सियत हैं जो कि काफी जाने माने हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में, रक्षा के बारे में। वो हैं डॉक्टर कुलदीप वर्मा। डॉक्टर कुलदीप वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में, जहाँ पे वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टैटिक स्टडीज में हैं। डॉक्टर कुलदीप ने एक विख्यात लेखक हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कॉन्क्लेव्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और वो 2 किताबों के वो एडिटर भी रह चुके हैं। तो इतने विशाल एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर कुलदीप ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज वो हमारे शो पे आए। और मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप इंटरव्यू के बाद चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए। आपके कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कमेंट देंगे तो ही हम आगे की इंटरव्यूज को और अच्छी तरह से कर पाएंगे, ताकि आपको हर चीज समझ आए। और मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर कुलदीप वर्मा का जो मेरे शो में आए। डॉक्टर कुलदीप वर्मा, आपका जीजे हिंदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों का आपके चैनल पे मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आगे हम शुरू करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। जी सर। डॉक्टर कुलदीप, मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अप्रैल 2020 से लेके आज तक कि भारत और चीन के रिश्ते इतने खराब हो गए कि हमने पिछले 4 साढ़े 4 सालों में देखा, आए गए दिन हमें लगता था या तो युद्ध होने वाला है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बन रही। आ, सर, इसकी शुरुआत हम आजादी से पहले मैं करना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या एक कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, और उनके हमारे बीच में ये जो टसल है हमेशा क्यों बनी रहती है। 1962 का युद्ध हम छोड़ देते हैं, उससे पहले ही जाते हैं अफीम वॉर में। ठीक है सर। तो अफीम वॉर में जब भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेज शासक थे, अंग्रेज शासकों के द्वारा भारतीय सैनिकों या भारतीय जो ब्यूरोक्रेट थे, जो चाइना गए, उन्होंने चाइना में जो किया ब्रिटिशर्स के आदेश के अंतर्गत किया। और वहां पे एक अलग तरीके का जो एक्सप्लॉइटेशन था अफीम के द्वारा, जो ओपियम का प्रोडक्शन, जो ओपियम का भारत में पैदा होता था, उसके द्वारा एक्सप्लॉइटेशन किया गया चाइना में। चाइना में एक समय कहा जाता है कि 25 to 35% जो आबादी थी उनकी अफीम ओपियम की एडिक्ट हो गई थी। तो जो जो चाइना हमेशा से मानता रहा है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन को, अब वो 19वीं सदी को अपना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन मानता है। और उसमें जो वेस्टर्न पावर हैं, उनको एक जिम्मेदार के रूप में देखता है। और जिस जिम्मेदारी उसमें चाइनीज के को लगता है कि भारत का रोल था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके भारत चाइना में एक ओपियम का, नारकोटिक्स का एक कारोबार किया, जिसमें आप अगर पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो भारत के बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो आज भी हैं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ओपियम का बिजनेस वहां पे किया। और जब चाइनीज ने इसका विरोध किया तो ओपियम वॉर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी। तो चाइना का हमेशा से मानना रहा है कि भारत का एक रोल है चाइना को एडिक्ट बनाने में। ठीक है, ये हम वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मैकमोहन लाइन इस जो एस्टेब्लिश की गई तिब्बत में, बिना चीन चाइना को कॉन्फिडेंस में लिए तिब्बत तिब्बत को एक अलग टेरिटरी मानकर ब्रिटिशर्स ने अपने बिहार पे एक एक लाइन खींच दी और चाइना को कहा कि आप इसको मानिए, मगर चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद तिब्बत का एक्सेशन होता है चाइना के द्वारा। ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन चाइना के द्वारा भी वहां किया गया। तो जो
चा, जो चाइना हमेशा से ये मानता रहा कि इंडियंस के साथ में हमारी दोस्ती इस तरीके से कभी नहीं हो सकती है। बट उसके बाद 1962 का वॉर भी उसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हुआ, और उसमें जो भी सिचुएशन नहीं हो, हम उतना डीप नहीं जाएंगे उस पर, जिसमें भारत का एक थोड़ा ये कह सकते हैं कि एक एक हार के रूप में ही हम इसको देखते हैं। और अक्साई चीन के क्षेत्र पे कब्जा और मैकमोहन लाइन को पूरी तरह नकार दिया गया वहां की चाइना के द्वारा। फिर 1990 में जो एक समझौता हुआ, धीरे धीरे जब चाइना का ग्रोथ स्टार्ट हुआ 1980 के आसपास, तो चाइना को लगा कि हम भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध बनाए जा सकते हैं। 1990 में राजीव गांधी के दौर में समझौते हुए, बट वो भी बहुत ज्यादा, मतलब एक दूसरे के बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठा पाए। और उसके बाद जो हमारे बिजनेस, ये जो व्यापारिक रिश्ते थे वो तो बनते गए, बट बॉर्डर पे डिस्प्यूट हमेशा बने रहे, और एक अविश्वास की स्थितियां हमेशा से भारत और चाइना के बीच में हुई। फिर उसके बाद 1917 2017 में डोकलाम हुआ। डोकलाम में चाइनीज सैनिकों का जो कन्फ्रंटेशन हुआ भारत के द्वारा, और जो भारत के चिकन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे उनका जो अपना वो हक जताना चाहते थे या फिर उसको कंट्रोल करना चाहते थे, भूटान के साथ जो डिस्प्यूट था, एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत और चाइना के बीच के रिश्तों में एक खटास आ गई। और वहां पे एक बहुत बड़ा एक कन्फ्रंटेशन भारतीय सैनिकों और उनके सैनिकों के बीच में हुआ। फिर 2020 का हम देखते हैं। 2020 में जब स्टार्ट होता है तो दौलत बेग ओल्डी के पास और पेकोंग लेक के पास जो उन्होंने कॉलोनियां अपनी बसाई सैनिकों की, ठीक है, कुछ उसमें उन्होंने कहा कि तिब्बत के ये मतलब जो भेड़ चराने वाले हैं उनकी कॉलोनियां हैं, बट वो सैनिकों की कॉलोनी, और जो कन्फेडरेशन में भारत के सैनिकों की जान गई और उनके भी सैनिकों की जान गई। तो ये अविश्वास भारत और चाइना के बीच में हमेशा से बना रहा है, और उसके रिश्तों के बीच में सबसे बड़ी एक कल्चरल अविश्वास है, मतलब सांस्कृतिक अविश्वास है, जो भारत और चाइना के बीच में हमेशा बना हुआ है। और तिब्बत इसमें एक मेन इशू रहा है, क्योंकि दलाई लामा का भारत में रहना हमेशा से चाइना को खटकता रहा है। दूसरा, ताइवान का सपोर्ट, अमेरिका की शह पे भारत का देना, ठीक है। तो उसमें भी तो एक हम देखते हैं कि ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसका जो कन्फेडरेशन चाइना से है, और हम भारत का सपोर्ट करना, तो ये सब चीजें भारत और चाइना के बीच, लोगों के बीच में और सरकारों के बीच में एक कन्फेडरेशन का एक एक वो कील बना हुआ है हमेशा से ही। तो उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो अभी जो सेटलमेंट्स हुए हैं भारत और चाइना के बीच में, वो भी बहुत पूरी तरह उन पे विश्वास नहीं जताया जा सकता है। और जो दुनिया में नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, चाइना हमेशा से अपने आप को एक मध्य देश मानता रहा है, और दुनिया पे वो वो ह्यूमिलिएशन से, वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से निकल के दुनिया का एक सुपर पावर बनना चाहता है। उसकी एक लालसा है, उसकी एक महत्वाकांक्षा है, जिसमें भारत को वो हमेशा अमेरिका के करीब करीब देखता है। इसलिए भारत के साथ उसके हमेशा से, जब से वो भारत अमेरिका के करीब आया है, उसके साथ कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। और चाइना बॉर्डर के द्वारा भारत को दबाना चाहता है, क्योंकि चाइना को पता है कि उसकी आर्मी उस भारत से ज्यादा मजबूत है। बट वो काफी हद तक सही भी हो सकता है, पर भारत की आर्मी भी इसीलिए कभी भी वो भारत के साथ में फ्रंट लाइन की लड़ाई में नहीं जाना चाहता है। तो वो हमेशा डराने के और उसके उसमें उद्देश्य में रहता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके भारत को मतलब दबाने की कंडीशन में ही रखें। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि भारत और चाइना के बीच में जो कल्चरल डिस्प्यूट है, कल्चरल अविश्वास है, उसके सब भारत और चाइना के बीच में सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन का रीजन है। धन्यवाद जी डॉक्टर सर। कुलदीप, आपने काफी विस्तार से समझाया। और मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि दलाई लामा का भारत में होना ये चीन को बहुत चुभता है। और वो एक कई कारणों में से ये भी एक मुख्य कारण है कि चीन कभी भी भारत की तरफ दोस्ती की आंखों से नहीं देखता है।
डॉक्टर कुलदीप, मेरा अगला प्रश्न है कि जो ये 21 अक्टूबर को हमारे विदेश अ, सचिव ने डिसएंगेजमेंट का अनाउंस किया, और उसके बाद जैसा ये दिख रहा है कि भारत और चीन के बीच में नरमी आ गई है, अब वो तनाव नहीं है जो हम्म। 4 साल से लगातार चल रहा था। तो आपकी राय में ये जो नरमी है, ये नरमी का मतलब क्या है? क्या ये वाकई में ये नरमी रहेगी, या ये वापस वो हालात हो सकते हैं जैसे हमने 4 साल से देखे, और या इस नरमी में लंबाई है, इसमें गहराई है, और अब चीन भारत के साथ कोई तनाव वाले रिश्ते नहीं चाहता? आपकी राय में आप क्या फील करते हैं इसके बारे सर, मेरी नजर में ये जो तनाव का कम होना है, ये मतलब लोकल स्तर, मतलब भारत और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है यूक्रेन और रशिया की वॉर से, अमेरिका में ट्रम्प के आने से, और चाइना का इंटरनल डिक्लाइन, वहां के जो इंटरनल डिक्लाइन, इकोनॉमिक इंटरनल डिक्लाइन जो हो रहा है, वहां के रियल्टी के प्राइसेस घट रहे हैं, उनके प्रोडक्शन कम हो रहे हैं। ठीक है, मगर इस स्तर तक नहीं कम हो रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा कि वहां परेशानियां हो, बट काफी कंपनियां वियतनाम और साउथ कोरिया और इन जगह और इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, और ट्रम्प की जो पॉलिसी, सैंक्शन की पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों की रीजन की वजह से चाइना अब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहता नहीं है भारत के साथ में। और वो ये चाहता है, वो इंडिया को ये समझाना चाहता है कि ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो अब कमजोर हो रही हैं, नई सदी एशिया की है। तो भारत के साथ में हमें अपने संबंधों को थोड़ा सा, वो पूरी तरीके से तो कभी नहीं सही हो सकते हैं, बट वो थोड़ा सा इनको डाइल्यूट करना चाहता है। चाइना अपने इंटरनल मैटर्स पे फोकस करना चाहता है, अपने बिजनेसेस पे फोकस करना चाहता है। इधर बीच हम देखते हैं कि चाइनीज जो शेयर मार्केट है, पिछले 3 सालों में वहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और चाइना का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो ये चाहता है कि वेस्ट, और ट्रम्प के आने के बाद चाइना पे और ज्यादा सैंक्शन लग सकते हैं, और रशिया के साथ में भी वो अपने संबंधों को बहुत हद तक मजबूत करना चाहता है, जिससे वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को एज एज ए फर्स्ट फेज पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये रीजन है, इसकी वजह से चाइना और भारत के बीच में रिश्ते बहुत हद तक तो नहीं सुधरे हैं, बट वो कन्फ्रंटेशन बॉर्डर पे नहीं चाहता है, जिससे। और दूसरा, भारत और चाइना के बीच का व्यापार, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना को देता है। ठीक है, हम उसमें जो काफी हद तक हम रॉ मटेरियल भारत चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ वहां से बना बनाया जो सामान है वो यहाँ भारत में आता है। उसकी वजह से चाइना की मार्केट को एक पुश मिलता है, इसलिए अब जो भारत में एंटी चाइना सेंटीमेंट्स हैं उनको भी कम करना चाहता है, जिससे भारत की, जैसे दिवाली का कोई उत्सव आता है या फिर कोई भी होता है, ये चाइनीज सामान है हम नहीं लेंगे, जो भारत में सिर्फ टाइम टू टाइम आंदोलन होते रहते हैं। मगर भारत और चाइना का जो इम्पोर्ट है वो दुनिया के कार्ड के हिसाब से बहुत कम है, बट फिर भी उनकी मार्केट को सपोर्ट करता है। एक एग्जांपल सर मैं आपको देता हूँ कि भारत से जाने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, जो वीजा दिया जाता है हर साल, 1 लाख से 2 लाख के बीच पे भारतीय व्यापारियों को चाइना को वीजा दिया जाता है। ठीक है, और भारत चाइना को वीजा देता है सिर्फ 2 या 3 हजार। तो ये जो अविश्वास है इसको चाइना कम करना चाहता है, चाइनीज कंपनियां भारत आना चाहती हैं, जो यहाँ पे आके एस्टेब्लिश होना चाहती हैं। तो इन सब रीजन्स की वजह से जो ये कन्फेडरेशन है, चाइना इसको कम करना चाहता है। इसीलिए चाइना ने अपने भारत के साथ में जो जयशंकर, हमारे विदेश मंत्रालय के साथ में जो समझौते हुए हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इनको देखता हूँ। मेरा बहुत ज्यादा उस पर ये नहीं कहना है कि ये मुद्दे हमेशा के लिए शांत हो गए हैं, बस ये कुछ समय के लिए है। और भारत को इनको बहुत ही उस नजरिए से देखना चाहिए कि वो अपनी मजबूरी में इन मुद्दों को कुछ समय के लिए टाल रहा है, जब तक चाइना में ये इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है। इसके अलावा मैं चाइना को हमेशा से एक सुंजू के तरीके से ही, उनकी जो फिलॉसफी है
उसी के नजरिए से हमेशा देखना चाहूंगा कि वो एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहती है, वो एक मिलिट्री पावर बनना चाहती है। और मगर वो सबसे पहले मिलिट्री पावर बनने से पहले वो एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहती है जिसपे वो दुनिया पे कंट्रोल कर सके। जैसे कभी ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक कंट्रोल था। यूरोप और चाइना का हमेशा से एक डिस्प्यूट है कि यूरोप और जापानियों ने जो चाइना में किया, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था चाइना का, जो वहां अत्याचार किए, वो चाइनीज पीपल कभी नहीं भूल सकते हैं, ना वहाँ की सरकार कभी भूल सकती है। तो इन सब वजहों से वो एक हेजिमोनी चाहता है इस न्यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। अमेरिका का भी देखिए, आप देखेंगे कि थोड़ा सा पतन हो रहा है, वहां पे भी इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, रशिया का एक अलग वो चल रहा है। ठीक है, तो वो चाहता है कि जो अगली सेंचुरी हो वो एशिया की हो, और भारत उसका साथ दे, ना कि भारत उसका कंसंट्रेशन करे। इन सब वजहों से ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इनको वो कुछ समय के लिए सॉल्व करना चाहता है या फिर स्टैंड बाई स्थितियों में लाना चाहता है। तो मेरा इस पे यही मानना है, ये कुछ समय के लिए है, हमेशा से नहीं होगा। जैसे ही भारत चाइना में इंटरनल सिचुएशन सुधरेंगी, ये चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। और भारत और चाइना की दोस्ती मेरी नजर में बहुत संभव नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाइना ने जो ये दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है, जो हमें दिख रहा है, वो एक कुछ समय के लिए है। क्योंकि इस वक्त चीन को पैसे की बहुत जरूरत है, और क्योंकि भारत एक विशाल मार्केट है, तो वो इस मार्केट का पूरा फायदा उठाना जी चाहता है। बल्कि पिछले साल भारत और चीन का व्यापार 136.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने का जी व्यापार है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया डॉक्टर जी। कुलदीप। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि आपके नजरिए में ये भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, ये अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दशकों में किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये एक परमानेंट दोस्ती का ये एक शुरुआत है, या आने वाले समय में चीजें और बिगड़ सकती सर, इस पे दो नजरिए हो सकते हैं। कुछ एकेडमिशियंस का मानना है कि ये रिश्ते सुधर सकते हैं। ठीक है, भारत में भी देखिए दो विंग है, एक लेफ्ट विंग की मतलब एक सोच है, और एक राइट विंग की सोच है। राइट विंग कभी भी, मतलब मैं मतलब एक किसी विंग की बात उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, एक नजरिए की बात कर रहा हूँ कि एक चाइना से एक लगाव रखने वाला है वैचारिक स्तर पर एक भारतीय समाज। एक है उसको हमेशा 1962 की लड़ाई के बाद से हमेशा एक शक की नजर में, और दूसरा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से उसको हमेशा एक उस नजरिए से देखता है कि चाइना हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंफ्रंटर है जो वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ एशिया में इंडिया ही कंट्रोल कर सकता है या कन्फ्रंट कर सकता है चाइना को। और कोई दूसरा देश इतना बड़ा दिखता नहीं है जो चाइना को कन्फ्रंट करे, क्योंकि अमेरिका से उसकी रिश्ते जगजाहिर हैं। मगर अमेरिका दोनों की डिपेंडेंसी इस लेवल की है कि पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो अमेरिका की है वो चाइना पे निर्भर है। और उसको अगर ट्रम्प के द्वारा ले भी जाया जाता तो उसको सालों लगेंगे अब उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दोबारा इंडिया में शिफ्ट करने में, या फिर अमेरिका या फिर वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करने में। जो रॉ ड्रग है वो चाइना में पूरा मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में छोटी छोटी कंपनियां अमेरिका के लिए या फिर दुनिया भर के लिए ड्रग्स का उत्पादन करती। दूसरा, ईवी सेक्टर में जो चाइना की ग्रोथ है, उसके पास रेयर मेटल्स हैं जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया चाइना पे निर्भर है रेयर मेटल्स में, जो ईवी सेक्टर्स में काम आती है। और उसकी अफगानिस्तान के साथ उसने जो वन बेल्ट वन इनिशिएटिव में उसने जो किया है, मतलब जो अपना एक सर्किल बना रहा है अफगानिस्तान के द्वारा, तो अफगानिस्तान में बहुत सारे रेयर मेटल्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया रेयर मेटल्स पे चाइना पे निर्भर हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत भी चाइना पे बहुत तरीके से निर्भर है, ईवी पे और इन सब चीजों पे। तो भारत और चाइना की दोस्ती बहुत समय तक तो अब मुझे नहीं लगता रहेगी। वो व्यापारिक दोस्ती रह सकती है, बट जो उस तरीके की दोस्ती है, जो कल्चरल दोस्ती है, उस पे ना भारत ने कभी काम किया और ना चाइना ने काम किया। इस पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है दोनों सरकारों के द्वारा। जैसे भारत के द्वारा बहुत चीनी चीनी चाइनीज सिटीजन्स को बहुत दूसरी नजरिए से देखा जाता है, बहुत कम वीजा दिए जाते हैं। क्योंकि अभी दो तीन आपने शायद रिसेंट न्यूज में था कि इस चाइनीज स्पाइस पकड़े गए हैं, इन सब चीजें हैं। तो चाइनीज को थोड़ा सा हमें कल्चरली एक दूसरे को एंगेजमेंट होनी चाहिए, और टीयर 2 टीयर 3 डिप्लोमेसी के रूप में एक
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू एक वो डेवलप किया जाए जिससे हमें लगता है कि एक दोनों के बीच में जो अविश्वास है उसको दूर किया जाए। बातचीत अधिक अधिक चाइनीज नागरिकों को मतलब वीजा दिए जाएं जो यहाँ पे आके अपना उसको व्यापारिक जो चीजें हैं वो चीजें करें। भारत के लोग व्यापारी तो वहां जाते हैं इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट का सामान खरीदने इम्पोर्ट करने के लिए, बट चाइनीज नागरिकों का यहाँ पे आना अभी अभी भी बहुत कम है। और दूसरा, भारतीय यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टडी सेंटर बहुत कम है। और चाइनीज लैंग्वेज के लिए जैसे चाइना ने किया कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे वो खोले तो उनका एक्सपेंशन हुआ। मगर भारतीय यूनिवर्सिटियों में चाइनीज लैंग्वेज को लेकर एक निगेटिविटी रही है हमेशा से। जेएनयू और या फिर एक दो यूनिवर्सिटियों के अलावा चाइनीज लैंग्वेज पे बहुत काम नहीं हुआ। तो जब तक सर कल्चरल एक्सचेंज नहीं होंगे टीयर 2 या टीयर 3 डिप्लोमेसी के थ्रू, तो अब तक बहुत ज्यादा हमारे बीच अविश्वास रहेगा और उसमें बहुत ज्यादा रिश्ते हमारे सुधर नहीं सकते हैं। ये कभी कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई, मगर कभी भी आप भी देखते होंगे कभी भी हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो पाए। एक तो रीजन दलाई लामा, अफीम बहुत, इन सब चीजों में। तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और इस पे और बहुत सारे मतलब कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए जो मुझे लगता है। और इकोनॉमिक एक्सपेंशन चाइना की एक रियलिटी है। इसको भारत को किस हद तक स्वीकार करना है ये भारत सरकार डिसाइड करे कि हम किस हद तक इसको स्वीकार करें। और उसी के साथ में जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जो ग्रोथ की है ये बहुत ही मतलब बड़ी ग्रोथ है। चाइना को उससे डिसएडवांटेज हो रहे हैं। और डिफेंस प्रोडक्शन में जो हमारे मतलब हमारी ग्रोथ है वो उससे चाइनीज गवर्नमेंट्स को चाइनीज बिजनेसेस को बहुत नुकसान हो रहे हैं। इन सब पे हमें कोऑर्डिनेशन के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में तब हम जाके मतलब चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। वरना एशिया में जो दो मुख्य देश हैं उनमें उनके बीच में बहुत मुश्किल है कि भारत चाइना में ये लॉन्ग टर्म दोस्ती संभव है। अगर कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता मेरी नजर में कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते कभी भी उस स्तर तक सही सही हो पाएंगे। और हालांकि कहा भी जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। ये इस मैटर ऑफ चॉइस और इस मैटर ऑफ सिचुएशन। अब भारत के रिश्ते इस समय बांग्लादेश से खराब हो चुके हैं, नेपाल से भी चाइना का एक्सपेंशन नेपाल में भी बहुत हद तक बढ़ चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और इन सब में, मालदीव में भी स्थितियां चाइना की वजह से ही खराब हुई। अफगानिस्तान में चाइना का कंट्रोल बढ़ रहा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी था। तो साउथ एशिया में भी जिस तरीके से वो एक्सपेंशन चल रहा है उसमें भारत को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। या फिर जो मलक्का वो स्ट्रेट है वहां पे जिस तरीके से उसके एक्सपेंशन हैं चाइना को, तो भारत को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ में मतलब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो सके। जैसे भारत और चाइना के बीच जो व्यापार घटा है उसमें भारत को बहुत नुकसान होता है, बट उसको भी एक स्तर तक हमें सामंजस्य की स्थिति में लाना पड़ेगा तभी दोनों के रिश्ते सही हो सकते हैं। आप जान के हैरान होंगे भारत की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो इक्विपमेंट है वो चाइना से आ रहा है। तो इन सब चीजों को जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ में हमें इसको काफी हद तक सामंजस्य की स्थिति में लाना पड़ेगा। तभी जाके हम आगे चल के चाइना के साथ हमारी कोई परमानेंट दोस्ती हो सकती है। क्योंकि जो कल्चरल शौक है वो बहुत ज्यादा है हमारे चाइना के साथ में। शायद उतने पाकिस्तान के साथ में नहीं है जितने मेरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ में जो पाकिस्तान ने किया वो उसकी अपनी परिस्थितियां थी, उसके अपने इंटरनल इशू थे, उसके अपने रिलीजियस इशू थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की वो हालत है। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना इज ए सुपर पावर नाउ। तो भारत को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है चाइना के साथ में। और चाइना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते भारत की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर भारत किसी भी कन्फेडरेशन में जाता है चाइना के साथ में तो ग्रोथ दोनों स्टेट्स की रुकेगी और जो वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का नाम इस समय आ रहा है हर जगह उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर इज ए न्यू पावर। इसके बिना कोई भी देश आज अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि हम दुनिया में वर्ल्ड पावर है। और जो अमेरिका का डिक्लाइन है अगर उसको कैचअप करना है तो चाइना और भारत को हमेशा एक
उसमें लाना ही पड़ेगा। और इसके लिए बहुत लंबे प्रयास करने पड़ेंगे भारत और चाइना दोनों को। और दोनों को जो अविश्वास की स्थितियां हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को स्टैंड बाई पे भी रख के हम कर सकते हैं। जो अभी स्थितियां बनी हुई है उसी को वहीं पे वो करें, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ही ड्रास्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत रोल अदा करती है। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, पूरी पार्लियामेंट में सब कुछ, मतलब पूरी पार्लियामेंट उसी के भरोसे चढ़ जाती है, मतलब उसी के लड़ाई झगड़े में चली जाती है, और हम इंटरनल डिस्कशन और भी सब झुक जाते हैं। चाहे 1962 में भी हो, वही हुआ। अक्साई चीन, और 1962 में नेहरू जी के पे इतना दबाव था कि ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा हमें। और ऐसी स्थितियां अब ना बने कि ना चाहते हुए भी हम एक युद्ध चाइना के साथ जाए। हालांकि चाइना कभी भी आपने देखा होगा 1962 के बाद कोई भी चाइना ने कोई भी ऐसी लड़ाई मतलब नहीं लड़ी है जिससे उसका इकोनॉमिक लॉस हो। वो इन सबसे बचता रहा। तो आप तो देखेंगे किसी के भी देश के साथ में कोई वो डराता है और एक्सपेंशन करता है, बट कोई भी डायरेक्ट लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है चाइना, क्योंकि उसके लिए उसको ये पता है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है इस वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में, अपने आप को, अपनी हेजेमनी को स्थापित करने के लिए। तो मेरा सर इसी पे ये मानना है। धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि भारत और चीन के बीच में इतना ज्यादा अविश्वास बढ़ चुका है कि अब बहुत बड़े कदम दोनों देशों को उठाने होंगे ताकि दोनों देशों के बीच में विश्वास आए और दोनों देश और प्रगति करें, ताकि इस इलाके में भी शांति आए। डॉक्टर कुलदीप, मैं बहुत आपका धन्यवाद हूं कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के आपने जीजन हिंदी को समय दिया, आपने इतने विस्तार से इस संवेदनशील मुद्दे को समझाया। और मेरे को उम्मीद है कि दर्शकों ने भी काफी इस इंटरव्यू से सीखा होगा। जो ये विषय हर भारतीय नागरिक के जहन में आज वो काफी क्लियर हो गया डॉक्टर कुलदीप वर्मा के जीजन हिंदी में आने से। डॉक्टर कुलदीप, मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने इतनी गहराई से, इतनी क्लैरिटी से इस विषय को समझाया। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा दर्शकों से। दर्शकों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत बहुमूल्य हैं और इसी से जीएजन हिंदी में वो मैं चेंजेस ला सकता हूं ताकि दर्शक और अच्छी तरह से इन मुद्दों को समझ सकें। एक बार फिर डॉक्टर कुलदीप, मेरा बहुत आपको हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।